अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमसे गुफ्तगू करेंगे, बल्कि ऑनलाइन गुफ्तगू करेंगे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जनाब शौकत तरीन साहब। अस्सलाम वालेकुम तरीन साहब। वालेकुम सलाम जी, खैरियत है जनाब? अल्लाह का शुक्र। तरीन साहब कैसे हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। इकॉनमी कैसी जा रही है सर? बेड़ा गर्क हो गया है जुनैद साहब। आप देखें क्या जालिमों ने किया है। अवाम बेचारी की चीखें नहीं निकली बल्कि अवाम बेहोश हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ज़रा, आप ज़रा हमारे दौर का और इनके दौर का मुआवजा करें तो आपको लगेगा हमारा दौर को जन्नत में रहने वाला दौर था। सही। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने अवाम का, बेचारी का। आप देखें जुनैद साहब, हमारे दौर की आप प्याज की कीमत देखें तो हमारे दौर के प्याज पे एक छिलकों की जगह स्टिकर नहीं लगे होते थे। और देखें कितना सस्ता प्याज था। हमारे दौर का आटा देखें, हमारे वाला आटा कोई पतंगे जोड़ने के काम नहीं आता था, उसकी भी रोटी पकती थी। और उसकी कीमत देखें और इनके आटे की कीमत देखें। हमारे दौर का टमाटर देखें, वो कोई कासनी रंग का तो नहीं होता था, लाल सूहा अल्लाह के फजल से टमाटर होता था। और उसकी कीमत देखें जरा जाके। जी सर। हमारे दौर की पेट्रोल की कीमत देखें, हम आटा पेट्रोल कोई गाड़ी के इंजन में घुस के अंदर चरीटे नहीं डाल देता था, मगर कितना सस्ता था पेट्रोल जुनैद साहब। तरीन साहब, पेट्रोल की कीमतें तो आसमान से भी कहीं आगे निकल गई हैं। ये हमारा थैला जो है, इसने अपनी छोटी सी गाड़ी है उसमें से इंजन निकलवा के घोड़ा बांध लिया आगे। जुनैद साहब, ये सारी कौम यही करेगी और करना पड़ेगा इनको, वरना जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि शटाला लेके आता है, घोड़े को खिलाने की बजाय खुद खाना शुरू कर देता है। चले, ये तो खैर इसका अपना जाती जायका है जुनैद साहब। मैं तो बात कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की गरीब आवाम की। मेरे पास इतने सबूत हैं कि मैं नीचे ट्रक पे कागज लेके आया हूँ। अच्छा, आपके पास अगर कोई बंदे हैं तो प्लीज ट्रक में से कागज मंगवा लें जरा। किस चीज के कागज है सर? ये साबित करने के कि हमारा दौर कितना अच्छा था। जी। और इनके दौर में देखे अवाम बेचारी की चीखें निकल गई हैं। मैं समझता हूँ कि इनका दौर जो है ये फिरौन के दौर को याद करा रहा है। ये क्या मिसाल दे रहे हैं आप सर? जुनैद साहब, मुझे फिरौन के दौर तक की मईशत याद है, उससे पहले मैंने पढ़ा नहीं है। तरीन साहब, वैसे फिरौन के दौर में मेरा ख्याल है कि मोबाइल फोन जो थे वो सस्ते थे। जुनैद साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि फिरौन के दौर में मोबाइल नहीं था ओए बुरे यार। और उसकी जरूरत भी नहीं थी, चूंकि फिरौन जो है उसकी आवाज ही इतनी ऊंची थी कि वो इधर खड़े होके इंग्लैंड किसी बंदे से बात कर सकता था। वैसे तरीन साहब, महंगाई तो आपके दौर में भी हुई थी। जी, हमारे दौर में जो महंगाई हुई थी उसको अगर आप देखें तो आपको यूं महसूस होगा कि घने बालों की हल्की हल्की ट्रिमिंग हुई है। और इनके दौर की आप महंगाई देखें, इन्होंने तो सिरों पे उस तरह ही फेर दिया है। मेरा मतलब है कि जरूरियात के तहत चले, ठीक है, कीमतें हल्की फुल्की बढ़ानी कम करनी पड़ती हैं जी। मगर इन्होंने तो आवाम की टिंड कर दी है जुनैद साहब। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं कि IMF के साथ मुआहदा आपने किया था, ये उसका शाखसाना है। जुनैद साहब, IMF ये नहीं कहती कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ। IMF कहती है कि अपने अखराजात जो है वो कम करो और आमदन बढ़ाओ। इनकी जो वजीरों मशीरों की फौज जफर मौज है वो तो शैतान की आंत की तरह बढ़ती जा रही है, उसको कम करें ना। वाह वाह वाह। ये आमदन अपनी और तरीकों से बढ़ाएं। टैक्स इनसे इकट्ठा नहीं हो रहा। जो करोड़ों रुपया लोग कमाते हैं और टैक्स के ना दहिंदा हैं, उनको ये फाइलर क्यों नहीं बना रहे? इन्होंने सारा बोझ पेट्रोल बढ़ा के अवाम के ऊपर फेंक दिया है। अवाम बेचारी गरीब अवाम है, उनके पास तो नीचे मोटरसाइकिल या गाड़ी क्या जूती भी नहीं रही। हाय हाय। पाँव नंगे कर दिए इन्होंने आवाम के और गरीबों के। शर्म आनी चाहिए इनको। आप देखिए हमारे दौर, जुनैद साहब बीच में ना बोलिएगा। ओ तरीन साहब, सुन तो मुझे ले, बहुत सुन सख्त तो गुस्सा है। ले। हुजूर, आपको गुस्सा है, कौम भी बड़े गुस्से से भरी बैठी है। जी। ताजरों से टैक्स कलेक्ट करने में आप भी कामयाब नहीं हो सके थे। आप इस दौर की बात करें, मैं टीवी पाड़ के बाहर आ जाऊंगा। अगर आपने मेरे दौर की बात करनी है तो फिर घड़ियां रिवाइंड करें। आया आया आया। जिस दौर में आप प्रोग्राम कर रहे हैं पहले उधर की बात करें। हम टैक्स इकट्ठा करने की प्लानिंग कर रहे थे, इन्होंने हमारी हुकूमत ही छीन ली है। वो क्या कहते हैं कि जिस दौर में खुश जाए गरीबों की हुकूमत, उस दौर के बाजवे से कोई भूल हुई। तरीन साहब, आप कहां से गरीब आ गए? आप एक बैंक के मालिक थे,
बल्कि बाजवा साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने तो ये भी कहा था कि ये बंदा तो बैंक नहीं चला सका, इसने मुल्क कैसे चलाना है। जुनैद साहब ये गलत कहा उन्होंने। एक मिनट जी, आप क्या कहने लगे थे? उसी तो सुन ही नहीं सकते। ये जुनैद साहब ये उन्होंने गलत बात की है। मैं बड़ी कामयाबी से बैंक चला रहा हूँ और मैं 3 बैंक और चला सकता हूँ, क्योंकि एक मर्द को 4 बैंकों की इजाजत है। तरीन साहब, हमें तो एक ही बैंक ने पढ़ने डाला हुआ है, बल्कि वो बैंक हर वक्त मुझसे मेरे बैंक का क्रेडिट कार्ड मांगता रहता है। जुनैद साहब ये शुरू में ही बैंक को कंट्रोल करना पड़ता है। आपको शुरू में जो बैंक को आप आदतें डालते हैं, फिर आप सारी जिंदगी बैंक के नीचे लगे रहते हैं। जुनैद साहब देखे, मैं तनकीद बुराए तनकीद नहीं करता, ये मेरे साथ बात कर ले। ये इसहाक डार साहब को अब तो मेरा ख्याल है कि ये लफ्ज़ कहना को बुरा नहीं लगता, कि इन्हें शर्म आनी चाहिए। आप जरा देखें क्या जुल्म है कि पेट्रोल की कीमत 272 रुपए हो गई है। मैं तो जुनैद साहब गाड़ी अभी तक बाहर ही नहीं निकाल रहा, कहीं मैं पेट्रोल डलवाने जाऊं वहां पे पेट्रोल की कीमत सुन के मुझे आग ना लग जाए। और आपको पता है पेट्रोल पंप पे तो सिगरेट जलाना भी बना होता है। क्या बात। लेकिन सर, आप इसहाक डार पर इतनी तनकीद कर रहे हैं, उन्होंने आपके कायद इमरान खान को खुलेआम मनाजरे की दावत दे दी है, इस पर तो बात करें ना जरा। इमरान खान साहब के साथ डार साहब ने क्या मुनाजरा करना है? उन तक पहुंचने के लिए पहले उन्हें मेरे सोए हुए के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। सर, लाश के ऊपर से गुजर के कहा जाता है। देखें, लाश कोई जरूरी नहीं होती, शायर सिर्फ इधर एक बंदा लटाना चाहता है, वो बेशक सोया हो या मरा पड़ा हो, बस जागता नहीं होना चाहिए। कहीं ऊपर से बंदा गुजरे तो वो उसका गिट्टा पकड़ ले। सर जी चलें, आपकी हुकूमत नहीं है, कोई मशवरा तो दे दे। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल डलवा के घर आया हूं तो पेट्रोल खत्म हो गया, फिर डलवा के घर आया हूं तो फिर खत्म हो गया। वैसे ये मेरा ख्याल है प्रॉब्लम किसी और इंसान को होनी चाहिए। आपको तो जरूरत ही नहीं है मोटरसाइकिल बाहर निकालने की, आप तो कहीं भी उड़ के जा सकते हैं। नहीं सर, ऐसे ही लगा हुआ है, ये उसी पेट्रोल पंप पे काम करता है और क्या। ਉਹ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ, ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला साहब ने ਤੁਹਾਡੀ गिरफ्तारी ਦੀ इजाजत देती जी। देखें, अगर मुझे गिरफ्तार करने से मेरे अंदर से पेट्रोल सस्ता निकल सकता है तो कर लें गिरफ्तार। अगर सुई के बाद मेरे अंदर से कोई गैस निकलनी है तो मुझे कर लें गिरफ्तार। ये क्या फजूल बात की है राणा सनाउल्लाह साहब ने। मेरे गिरफ्तार होने से क्या मसाइल हल हो जाएंगे? हालांकि खुद राणा सनाउल्लाह साहब का माशाल्लाह माशाल्लाह पुराने कैदी जैसा मुंह है। जुनैद साहब को हीरो भी उम्र कैद काट के बाहर निकले तो उसका मुंह राणे सनाउल्लाह जैसा हो जाता है। और ऐसे कैदी जेल में बैठ के रो रहे होते हैं और साथ वाला पूछे क्या हुआ है तो रोते हुए कहते हैं आज मेरे मुंडे दा विआह है। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ कैदी ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखे ना ये कैसी फजूल बात है कि गिरफ्तारी की इजाजत दे दी है। ये मुझे हरासा करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये अपना ये शौक भी पूरा कर लें। जुनैद साहब मेरे हाथ साफ हैं, नहीं यकीन तो सूंघ के देख लें। आपको हल्की हल्की अभी भी इनमें से साबन की खुशबू आएगी। मैं अल्लाह के फजल से हमेशा अपने हाथ साफ रखता हूँ। मैंने चूंकि मईशत के मैदान में काम करना है और जुनैद साहब सबसे बड़ा इस फील्ड का जो उसूल है वो है ये कि आप ईमानदार हो। बाहर बैठ के तो सारे बातें कर लेते हैं, मैदान में उतर के पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। और डार साहब ने तो इस पानी में उतरते ही सारा तालाब खुश्क कर दिया है। लेकिन इमरान खान साहब उनके मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर ले, इसमें क्या कबाहत है? जुनैद साहब मसला ये है कि उनकी टांग जख्मी है। टांग जख्मी है, बात तो जुबान से करनी है ना। जुनैद साहब ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। इनके साथ बात करने के लिए लातें ठीक होनी चाहिए। तरीन साहब मेरी लातें ले जाएं। वो भूत को मारने के लिए लात चाहिए, लेंटर डालने के लिए पिलर नहीं चाहिए। बहुत जुनैद साहब दुख हुआ है बा खुदा। कल इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल की परसों, आप यकीन माने कि मेरे तो होश उड़ गए हैं, नींदें उड़ गई हैं। इतना जुल्म ये गरीब के ऊपर कर रहे हैं बेचारे के, किस तरह लोग जिंदगी गुजार रहे हैं इनको कोई मालूम है? ये घरों में बैठ के और कुर्सियों पे बैठ के सिर्फ बातें करने वाले के लिए हैं।
हुकूमत क्या कर रही है? इनको चाहिए फौरी तौर पे ये पेट्रोल की कीमतें वापस लें और अपने जो अल्ले तलल्ले हैं, अपनी जो लूट मार है, अय्याशियां हैं, उनमें ये कमीन लाएं। इनको चाहिए फौरी तौर पे 8-10 लोगों की काबीना का ऐलान करें ताकि आवाम को सुख का सांस आए। तरीन साहब, नून लीग के वजीरों ने तो ये कहा है कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे। जी, बड़ा एहसान किया है ये जो इन्होंने तन्हाएं छोड़ के हातम ताई के कब्रिस्तान पे लात मारी है। क्या फर्क पड़ेगा? अखराजात तो वही रहेंगे ना। हाँ, वजीर को संभालने के लिए उसे मूवमेंट जो चाहिए उसके लिए उसके दफातर के अखराजात, अपने खर्चे कम करें खुदा के वास्ते। ये सिर्फ तन्हाएं छोड़ के तो ये ना समझें ये लोग बेवकूफ नहीं बैठे हुए। अब लोग होश पकड़ चुके हैं, लोग उठ चुके हैं। अब लोगों को पता है कि ये तन्हाएं जो हैं ये टोटल कितनी बन जाएंगी। जो उनके अखराजात हैं जो करोड़ों रुपए में होते हैं वो खत्म करने चाहिए। इनको कैबिनेट छोटी करनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तन्हाएं छोड़ दी हैं। इतनी सी तनख्वाह होती है जुनैद साहब, तनख्वाह से ज्यादा गोगे का बर्गर आ जाता है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ज़रूरी नहीं होता कि जो खातून खाना की जो सहेलियाँ हैं वो बदनीयती की बुनियाद पे ही मशवरे दे रही हों। बाज़ दफ़ा इखलास की बुनियाद पे वो ये कह रही होती हैं जो बात नहीं कहनी चाहिए, जो उनका खालिसतन घर का अंदरूनी मामला है उस पर तो राय ज़नी करनी नहीं चाहिए। अच्छा भाईजान, आज मैं एक ऐसा समाजी मसला, माशरती मसला डिस्कस करना चाहता हूँ जो अब कमोबेश हर दूसरे तीसरे घर को डस रहा है और हमें उसकी शिद्दत का और उसकी वजूहात का और उसके नताइज का गालिबन उतना अंदाज़ा नहीं है जितना होना चाहिए। और ये जो मैं टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ इसका एहसास मुझे 2-3 दिन पहले उस वक्त हुआ जब मेरे एक अजीज़ की जो शादी है वो बिल्कुल यानी लड़ाई झगड़े की वजह से अपने आखिरी दमों को छूने लगी थी। इज़्दवाजी ज़िंदगी उनकी यानी तलाक की नौबत पहुंच गई थी। और वो तलाक की नौबत पहुंची क्यों थी? वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जी बीवी की जो सहेलियां हैं उन्होंने शौहर के हवाले से मुख्तलिफ गलत फहमियाँ लगाई बुझाई, पता नहीं जो बातें अनकही बातें भी कह डाली थी जो उनकी शादी के खात्मे का बायस बनी। इंतहाई मैं समझता हूँ चीप हरकत है। आप ये देखें ना कि एक ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मियाँ बीवी की अगर कहीं आप चपकलश देखते हैं, नाराजगी देखते हैं तो उनके दरमियान सुलह करवाना, उनके दरमियान मोहब्बत पैदा करना सवाबे दारैन है। और गलत फहमियाँ पैदा करना शैतानी काम कहा गया है, यानी शैतान का काम है ये। हाँ जी, हाँ और जी। कितने शौक से हम करते हैं। अच्छा, अपनी तरफ से हमदर्दी कर रही होती है, हाय नहीं तेरा खामद लेट आंदा है, पता रखिया कर। हाँ, पता रख। और अपना खामद फजर से पहले आ रहा है उसका नहीं पता रखती। और उसका कहती है कि फजर पढ़न गया। फजर तो पहले फजर पढ़न गया। नहीं, वाकई ये हमारी काफ़ी सारी बहनों को, बेटियों को ये पता ही नहीं होता कि हम ये कितना खौफनाक काम कर रहे हैं। बिल्कुल वो अपनी तरफ से वाकई हमदर्दी कर रही होती हैं मगर वो सारा काम बिगड़ जाता है। हमारे जहन में सिर्फ ये है कि शायद इसी हवाले से ही गलत फहमी पैदा की जाती है ख़वातीन की तरफ से कि तुम्हारा शौहर जो है वो किसी और ख़ातून में इंटरेस्टेड है या इस तरह की कोई गलत फहमी है। सिर्फ यही गलत फहमी नहीं है, हर तरह की गलत फहमी पैदा की जाती है। मतलब ये कहता है कि तुम्हारे शौहर को जितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हारा रहन सहन तो उसके मुताबिक नहीं है, तुम्हारा शौहर कहीं और पैसे खर्च करता है या फजूल खर्ची करता होगा। उसके पैसे, उसकी तनख्वाह, उसका खर्चा, तुम बीच में क्या कर रही हो? इन्ना तेरा खामद कमांदा ते लिपस्टिक इतनी सस्ती। एग्जैक्टली, बिल्कुल इस तरह की बातें कर करके उस घर का माहौल तबाह और बर्बाद करने में वो सहेलियां जो हैं, जो सो कॉल्ड सहेलियां हैं,
वो किसी तौर भी जो है ना वो पीछे नहीं रहना चाहती जब तक घर बर्बाद ना कर ले, आखिरी मरहले तक नौबत ना पहुंचा हाँ दे। जी, हाँ जी। अच्छा, एक और बात भी है कि सिर्फ इसमें सहेलियां ही नहीं है बीवी की, इसमें शौहर के दोस्त भी शामिल होते हैं, बिल्कुल ठीक जो बात है। दफातर में होते हैं वो भी। अच्छा, हमारे यहाँ आम तौर पे थोड़ा सा एडवांटेज इसलिए मैं दे रहा हूँ मर्दों को, उनकी निस्बत कम होता होगा कि आम तौर पे दफातर में बीवियों का जिक्र जो है वो इतना ज्यादा खुल खुला के बंदे नहीं करते, लोग नहीं करते, लेकिन बीवियां जो हैं वो इज़्दिवाजी जिंदगी में ज्यादा ओपन गुफ्तगू करती खामन का जिक्र कर सारा देती दिन, हैं। हाँ, घर में बैठी वो महफिलें सजती हैं, तो फिर हर तरह के जो शौहर हैं उन पर तबसरा आराई होती है, बॉल टू बॉल कमेंट्री हो रही होती है, ओवर टू ओवर कमेंट्री हो रही होती है। सर जी 1 किलो मटरों में से 250 दाने नहीं निकलते, शोहर की 36,000 गलतियां निकल आती हैं। बल्कि बाज खवातीन तो ये कहती है ना, जो खातून कहती हैं कि मैंने गोभी छीलनी थी बैठ के, सब्जी छीलनी थी, कहते इतनी सी सब्जी, ये तो लाओ लाओ, ये तो 4 चुगलियों की मार है, हमने 4 चुगलियां करनी है, ये सब्जी छीली जानी। हाँ जी, अक्सर खामदों को बेचारों को घर की हांडी भी इसीलिए अच्छी नहीं लगती, उनको फील हो रहा होता है कि ये आज चुगलियां चौल पके। शौहर उस दिन महसूस करता है कि आज तुम्हारे हाथ में बेगम वो जायका नहीं है, वो कहती है आज मैंने अकेली बैठ के छीली थी ना, चुगली का जायका नहीं आया बीच में तुम्हें। अच्छा, पता है क्या है? जरूरी नहीं होता कि जो खातून खाना की जो सहेलियां हैं वो बदनीयती की बुनियाद पे ही मशवरे दे रही हूँ या लगाई बुझाई तो खैर बदनीयती से की जाती है, लेकिन जो अपनी तरफ से वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनी होती है ना अपनी सहेली की, वो जरूरी नहीं है कि बदनीयती की, बाज़ दफ़ा इखलास की बुनियाद पे वो ये कह रही होती हैं जो बात नहीं कहनी चाहिए, जो उनका खालिसतन घर का अंदरूनी मामला है उस पर तो राय जनी करनी नहीं चाहिए, उसके तो करीब भी नहीं जाना चाहिए, उससे एतराज बरतना चाहिए। आपको क्या पता उसके घर की बात है, उनके क्या हालात हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या मसाइल हैं, कैसे वो बरत रहे हैं, उसका अपना ख़ानदान, शौहर का, बीवी का अपना ख़ानदान, और यहाँ बैठी जो खातून खाना की सहेली है वो जो मर्जी कहती जाती है, वो उन सारे मामलात को अपने ऊपर मुंतबिक करके बता रही होती है मेरे तजर्बे की रोशनी में, चाहे वो ना भी लगाई बुझाई कर रही हो, भाई तुम्हारा मामला और है, उनका मामला बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है, तुम्हें कैसे पता है? मैं माफी चाहता हूँ, ये सिर्फ सहेलियां ही नहीं करती, वो खामद की खाला फूफो भी हो सकती है, वो बहन उसकी भी हो सकती है, ऐसे ही लाड में उसको बीवी को कह दें हाय क्या करती हो खामद, तुम्हारा इतना कमाता है तुम क्यों ऐसे, खामद तुम्हारा देर से आता है तुम क्यों नहीं उसे जब कोई भी कह सकता है। ये असल में औरत ना अपनी तरफ से दूसरी औरत की हमदर्दी कर रही होती है, और बाज दफा वो हमदर्दी एक्चुअल हमदर्दी भी कर रही होती है, लेकिन कर वो बेड़ा गर्क की रही होती है। हाँ, इसलिए मशवरा देने से हत्तल वसा कोशिश करनी चाहिए। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, कितनी खूबसूरत, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है यार, और उसमें मतलब अगर आप मशवरा देंगे आपकी पोजीशन बनती नहीं है मशवरा किसी मोहल्लेदार की, किसी मतलब अगर मैक्सिमम मशवरा देना है, मैं तो कहता हूँ कि किसी तीसरे बंदे की गुंजाइश ही नहीं होती मियाँ बीवी के मामले में मदाखलत करने की। अक्सर घरों में झगड़े का बायस ये भी बनता है। मैं एक दोस्त के यहाँ गया तो मैंने उसे बताया ये मेरी बीवी है, तो कहने लगे जो कल जिसके साथ आए थे वो कौन थी? मैंने कहा यार ये भाई क्या कह रहे हो अब तो आप यकीन करें कि आपका कोई वाकफकार दुकानदार है ना, वो भी ये मजाक करता है, वो लतीफों को बुनियाद बनाकर मजाक करता है, उसका एक घड़ी का मजाक है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। औरत तो शक करने में उसका तो मतलब फौरन एक सेकंड चाहिए। वो तो अल्लाह का शुक्र है थैले की बीवी को जब उसने कहा है ना दोस्त ने कि कल जो आई थी वो कौन थी, तो इसकी बेगम ने फौरन कहा की बकवास कर रहे हैं, तो मैं और के में लबी अल्लाह का शुक्र है बाबूजी मेरी बीवी मेरे अगे नहीं बोल। क्यों? गूंगी बैरी। वैसे याद रखो बीवी गूंगी बैरी भी हो ना तो शौहर के सामने उतनी शिद्दत से बोलती नहीं। वैसे ये तो सिर्फ मियाँ बीवी का मामला है ना, और बड़ा अहम है, बहुत ही अहम। किसी भी जगह पे वो बेशक 2 मर्द हों 2 औरतें हों, मैं हैरान होता हूँ कि उनके दरमियान अगर कोई चपकलश है या दूरी है या नफरत है तो उसे ख़त्म करने की बजाय मज़ीद उसे आग लगा रहे होते हैं। मैं तो बाखुदा इतनी नफरत शुरू हो जाती है, अल्लाह माफ़ी दे दे मुझे, कि यार ये क्या कर रहा है ये बंदा, क्या कर रहा है। अब
चलो रफा दफा करवाओ मामला। मैं बोला ही नहीं, मैंने कहा बड़ा सेंसिटिव मसला मियां बीवी का, मैं बोला ही नहीं। गौरी साहब कहते हैं कि मेरी जिंदगी इस हवाले से सबसे ज्यादा पुरसकून है। कहते हैं मोहल्ले में कोई भी मेरी बेगम से आके मेरी बात करने लगती है ना, तो मेरी बीवी फौरन कह देती है गोला मारो नहीं। मेरा ख्याल है बरूद की वजह तो ये हाल है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जब इसको घर दिया हमने जमीन से 3 फुट ऊंचे था, इसने घर के अंदर बाहर आ जाके वो सारी भर्ती बिठा दी, अब 2 फुट जमीन से नीचे है। लो दसो, अब भाई गवर्नमेंट ने गली ऊंची कर दी है, मकान नीवा नहीं हुआ। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द देखिए, आपको अगर हर गली में नहीं तो एटलीस्ट हर मोहल्ले में एक आध मालिक मकान और किराएदार का झगड़ा जरूर नजर आता है। और इसी मौजू पर बात करने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है एक मालिक मकान और किराएदार। यही है मालिक मकान बाबू जी, यही है मालिक मकान। किस्मत तो मेरी माड़ी है जो इनको मकान किराए पे दे दिया बाबू। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अच्छे किराएदार आपको मिल गए हैं। अच्छे और केड़े अच्छे बाबू जी, 23 साल हो गया इनको इस हमारे। मालिक मकान के साथ ट्रेजेडी ये है कि ये ऐसे करते हैं तो आवाज ही नहीं आती। और बाबू जी ये आवाजें छड़े, मेरे दिल की आवाजें सुने बाबू जी। 23 साल हो गया इनको हमारे किराएदार बने हुए। तो जाके उधर मोहसिन साहब के साथ राब्ता करो ना, उसको दिल की आवाजें सुनाएं। वो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर नहीं, वो तो एंकर हैं। और मकान की गल कर रहा है, डॉक्टरों के पासे कौन सा खड़ रहे हो बाबू जी। अल्लाह जनता में कार करे। मेरे अब्बू को 23 साल हो गए हैं, आमीन। उनसे इन्होंने किराए पे कार लिया है। बिल्कुल। मैं इनको कहता हूँ कि घर वेला करो, कभी ये अदालत से स्टे ले आता है, कभी मोहल्ले की पंचायत लगा लेता है। घर वेला नहीं कर रहा बाबू जी, घर वेला नहीं कैसे कर रहा। वेला कर दूं? हाजी साहब को हर महीने 3 मरतबा में किराया देता था। महीने में 3-3 बार? जी सर जी, कभी कोई बहाना लगाते थे, कभी कोई बहाना लगाते थे। कभी तो कहते थे कि मेरी बेटी की शादी है। उसी बेटी की शादी 3 मरतबा की है हाजी साहब। तौबा तौबा, देखें कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है ये मेरे मरहूम वालिद पे। बाबू जी इल्जामों को भी छड्डें, इससे कहे मेरा घर वेला करे। अरे वाकई अगर वो आपको निकालना चाहते हैं तो आपके पास क्या जवाब है घर में कब्जा मैं करने कैसे का? निकल जाऊं बाबू जी? मेरी रकम दे दें। दरवाजे मैं से निकले और कैसे निकले? बाबू जी मुझे तो लग रहा है कि इसने घर के अंदर कोई सुरंग बना रहा है जहां से ये डनमार्क जाना चाहता है। और अल्लाह का शुक्र अदा करो, जब मैंने मकान लिया ना हाजी साहब से, तो काने की छत डली हुई थी। अब देखो टीआर टैलें पक्का कर दिया मैंने, मकान को प्लस्तर भी करवाया। और भाई कौन सा एहसान किया है? हमारे पल्ले से किया, किराए में से पैसे काटे हैं। तो रह गई दूसरी गल कानों की छत वाली। ये बुला रहा ही पक्के मकान में सकती है, कानों में इसका गुजारा नहीं है। 5 लाख रुपया लाया मैं मकान दे ऊपर। क्यों झूठ बोलते हो भाई? 5 लाख रसीदें लाओ, पर्चियां लाओ। ये सारे बड़े लोग बैठे हैं, अभी पता लग जाएगा। जाओ आप हाजी साहब को लेके आओ, जिनके सामने मैंने 5 लाख रुपया लगाया है। और तुम तो बड़े ही मेरे किराए से हुए हो। वो लो जी, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। क्या कर रहे हैं आप? 18,000 रुपया किराया देता हूं मैं मकान का। क्यों जी 18,000 ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। भाईजान ਓਏ रकम ਉਹ होती- 18,000 ਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ये मेरी हॉबी है भाईजान, फ्रूट चाट तेरी खाना। हाबी नहीं तेरी जलालत है। देखें आप परदेसी के साथ ऐसा सलूक मत वो करें। कौन सा परदेसी, तुम कौन सा सखर से आए हुए हो? ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਐਡਾ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਮੋਮਰ ਆਣਾ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ। आप पूछे इससे बाबू जी, पूछे। जब इसको घर दिया हमने जमीन से 3 फुट ऊंचे था, इसने घर के अंदर बाहर आ जाके वो सारी भर्ती बिठा दी, अब 2 फुट जमीन से नीचे है। लो दसो, अब भाई गवर्नमेंट ने गली ऊंची कर दी है, मकान नीवा नहीं हुआ। नहीं तो तुम रहते हो ना मकान के अंदर, तुम मकान के नीचे घुस के उसको ऊंचा करो।
देखें मेरा 19 दिन का बच्चा है, मैं कैसे मकान खाली कर दूं? शाबाश, ये हो, कोई और मकान ले लेना, ये मकान छोड़ दोगे तो बच्चा कौडू नहीं रह जाएगा। 19 दिन का बच्चा है तो आप पूछे इससे बहू जी, ये इतने सालों में इतने फ्रॉड कर चुका है। कभी मेरी वो जगह को चिप्स वाली फैक्ट्री बना देता है, कभी उधर रख के मुर्गियां ले आता है। बहू जी और तो और आजकल सन्यासी बना हुआ है। बाकी तो छोड़े जुनैद साहब, इससे पूछें कि इसने अपनी शादी पर मुझसे कितने पैसे एडवांस लिए थे। 2,500 और भाईजान 1.5 लाख रुपया दिया था ओ इसको। यार, गुड्डी गुड्डे की शादी थी, 1.5 लाख कहाँ से लग गया? नहीं, वो खुद बताता है, कहता है मेरे वलीमे पे 1 पाव कीमा बना था, कहता है। और बहू जी इसकी बात ये सच्ची है कि मैंने इसे 1.5 लाख रुपया लिया था। और पूछे इसको मैंने किराए की मद में वो कटवाया कि नहीं कटवाया, एक एक पाई दी है आप इसकी। दोनों के और पास कटवाया। अरे मेरी बात सुनो, देखो लड़ाई होती रहेगी, आप दोनों के पास ये जो लेन देन हुआ है इसके कोई सबूत है? सबूत मेरे पास तो मौजूद है। बताओ क्या? इसके वालिद साहब ने अंगूठे लगाए हुए हैं, जब 5 लाख रुपया दिया, फिर 1.5 लाख रुपया इसकी शादी पर उसका भी अंगूठा लगा। ओए कौन सा 1.5 लाख 5 लाख एडे तुसी रईस जुनैद साहब, इन्होंने अस्पताल के बिल की वजह से अपने दादे की डेड बॉडी नहीं अस्पताल से उठाई। डेड बॉडी क्यों नहीं उठाई दादे की? दादा मफरूर था। और नहीं जनाब, इनके पास पैसे नहीं थे। 2 दिन बाद ईदी वेलफेयर वालों ने लवारस समझ के दफनाया। और ये हमारा फैमिली मैटर है जुनैद साहब। हमारे दादे ने हमारी दादी को तलाक दी हुई थी। दादी हमारे पास रहती थी। हम क्यों गैर महरम को अपने घर ले आते? लेकिन आपके दादा ने दादी को ये भी तो कहा था ना, तलाक देता हूं तो मेरे मरे मुंह देखेंगी, यही ख्याल कर लेते आप। बहू जी इसी को पंचायत बना ले, ना मैंने इससे कुछ लेना ना इसको कुछ देना, मुझे नहीं चाहिए इसका किराया, इसको बोले कार खाली कर दे। और शर्म करो, 19 दिन का बच्चा है मेरा। उसके कौन सा पारा आने हैं, कपड़े पाओ और ले जाओ उसको। और नाले यार, तुम्हारा 19 दिन का बच्चा भी कम से कम इतना होगा। इसका 19 दिन का बच्चा भी 1.25 लाख का। देखें अभी मासूम को बातें न करें। कौन वो सा खाते तुम्हारा- पीते घर का है, देखा है उसका ज़हन, वो ये होता है एहसास। खाते पीते घर का नहीं, बहुत ज्यादा खाते पीते घर का बच्चा है। यार खुदा का खौफ करो, थोड़ा सा एहसास करो, कभी दादा कभी पोता, एक दूसरे का ख्याल करें, मामले को अफामो तफहीम के साथ निपटा दें, प्यार मोहब्बत के साथ। और बहू जी आप इतनी इनकी टेंशन ना लें। ये 23 साल का इनका झगड़ा है, लेकिन शाम को चाय इकट्ठे पीते हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नात के हवाले से मेरा ख्याल है गुज़श्ता सदी का मोतबर तरीन नाम बिल्कुल जी बिल्कुल। हफीज ताइब साहब का है। अच्छा जी, 14 फरवरी जो है वो हजरत हफीज ताइब रहमतुल्लाह अलैह की बरसी का दिन है। और चूंकि 14 फरवरी को हमारा शो नहीं था, इसलिए मैंने कहा चलो जिक्र है इस हफ्ते में जरूर होना चाहिए। जी। क्या खूबसूरत इंसान और कितने अजीम शायर हुए हैं कि सारी जिंदगी कोई शक नहीं। नात लिखी है, और ऐसी लिखी है, ऐसी लिखी है कि नात खानी जो है ना जी, नात लिखना, नात की शायरी, वो उन्हीं के नाम से मंसूब हो गई। ऐसा कमाल और दरवेश शख्सियत हुए हैं। नात के हवाले से मेरा ख्याल है गुज़श्ता सदी का मोतबर तरीन नाम बिल्कुल जी बिल्कुल। हफीज ताइब साहब का है। आपका आबाई वतन भी गुजरांवाला था। जी जी जी, आपके वालिद जो थे वो शोबा दरसो तदरीस के साथ मुंसलिक थे, और वो हफीज साहब को इंजीनियर बनाना चाहते थे। मगर हफीज ताइब रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही ना जी उनके रूहानियत और तसव्वुफ और मजहब की तरफ बड़ा रुझान था उनका, इसलिए उन्होंने साइंस की बजाय आर्ट्स रख ली। जी। और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फाजल उर्दू किया, फिर MA पंजाबी किया, और फिर ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाबी डिपार्टमेंट में उस्ताद मुकर्रर हो गए। और आर्ट्स का शोबा चुना, और फिर दुनिया के खूबसूरत तरीन आर्ट पे यानी कि नात गोई पे अबूर हासिल किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे आगाज उन्होंने शायरी का गजल गोई से किया, जी जी। लेकिन उनका जो मजमू है गजलियात का, वो भी इस बात का गवाह है कि उसमें भी बाद अशार के अंदर तमाम रंग ही नात के हैं।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी तबीयत के मुताबिक अपने असल मौजू की तरफ आ गए, नात पे आ गए, और फिर तमाम जिंदगी नात के साथ ही जुड़े रहे। आपकी जो तख्लीकात हैं, जो बुक्स आपने लिखी हुई हैं, उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उर्दू नात का मजमुआ है। फिर सिख मित्रां दे पंजाबी नातिया मजमुआ है। फिर वसल्लिम तस्लीमा, फिर वही यासीन, वही ताहा, फिर कौसरिया, फिर ताबीर, और फिर आपकी वफात के बाद तो ना जी उनके जो कुल्लियात हफीज ताइब, और फिर हाजरियाँ, हजूरियाँ, बेचहरगी, ये सारी जो बुक्स हैं किताबी शक्ल जो हैं, ये उनकी वफात के बाद छपी हैं। वही यासीन वही ताहा, निगाहो इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। अहमद नदीम कासमी साहब ने हफीज ताइब साहब के बारे में लिखा था ना जी कि 14वीं सदी हिजरी के निस्फ आखिर में जिन नात निगारों ने उर्दू नात को मौजू और मवाद के मामले में नए अंदाज से पेश किया, जी जी, उनमें सरे फहरिस्त हफीज ताइब साहब का। माशाअल्लाह। उन्होंने ना जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद ग्रामी से शदीद इश्क के अलावा उनकी जिंदगी बख्श और जिंदगी अफरोज तालीमात को भी अपनी नातों का मौजू बनाया है, बल्कि यूं सिनफे नात की हुदूद को आफाकगीर हद तक फैलाया। माशाअल्लाह। अच्छा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क का ये आलम था कि बेचारे पिछली उम्र में कैंसर पेशेंट हो गए जी ताइब साहब, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपका इलाज हो सकता है अमेरिका में। तो वो जो दोस्त भाई थे वो मजीद मनहाज साहब, बड़े ही प्यारे इंसान हैं उनके भाई, वो ये बताते हैं कि बंदोबस्त हमने शुरू कर दिया कि अमेरिका में जाके इलाज अपना करवा लें। तो कहने लगे कि क्या उधर इलाज हो जाता है? कहते हैं हाँ जी 50-50 चांस है ठीक होने का, 50% चांस है। तो कहते हैं यार फिर रहने दो, फिर ऐसे करो, ये जो पैसे उधर लगाने हैं ना हमने, वो मैं फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिरी दे जाता। तो सऊदी अरब चले गए। तो जाके 3 दिन रोज़ा रसूल पे बैठ के रोते रहे। तो एक दफा कोई दोस्त वहां पे मिल गया, तीसरे दिन रो का अबशर हुआ था, तो उसने पूछ लिया कि हजूर आप कोई बात भी करें, आप रोते ही जा रहे हैं, मैं आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ, कोई बात भी करें। तो बेचारे कहते हैं बात क्या करूं, और ऊंचा रोना शुरू हो गए और कहा कि उनकी तरफ देख के कहा कि मुझे कैंसर हो गया हुआ है, तो मैं सरकार से हाजिरी के लिए बस आ गया हूँ। तो रोते रोते बेचारों पे बेहोशी तारी हो गई, पसीना ही पसीना आ गया। वो दोस्त बताते हैं कि बड़ी अजीब सी हालत थी उनकी उधर। अच्छा, उधर हाजिरी दे के उम्रा करके खाने काबे हाजिरी दे के वापस आ गए। वापस आके टेस्ट कराया, कैंसर खत्म हो गया हुआ। मतलब ईमान की है, मैं समझता हूं कि ये ईमान की हद है। आपका ईमान इतना पुख्ता होना चाहिए अल्लाह और उसके रसूल पे कि वो करम कर दे। और ये वाकई ईमान की पुख्तगी जैसी हफीज ताइब साहब के दिल में थी ना जी, हो हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इंतहाई खूबसूरत और बहुत प्यार करने वाले इंसान थे। मुझे याद है मैं जब भी उनसे मिला हूँ, बखुदा ऐसे लगता था कि नाना अबू से या दादा अबू से वो मुलाकात हो रही है। इतनी नफीस चेहरे पे मुस्कुराहट आती थी। ताइब साहब की एक बहुत खूबसूरत नात के 2 अशार याद आ रहे हैं मुझे। खुशबू है 2 आलम में तेरी ए गुले चीदा, खुशबू है 2 आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। सीरत है तेरी जौहर आईना तहजीब, रोशन तेरे जलवों से जहाने दिलो दीदा। सुभान अल्लाह। तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में, तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इंतहाई खूबसूरत जिक्र किया है हमेशा
हफीज ताइब रहमतुल्लाह अलैह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा जिक्र किया। अल्लाह पाक उनको क़यामत के रोज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत नसीब फरमाए और उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि कड़े वक्त के इख्तिताम पे हमें दुश्मन के अल्फाज तो याद नहीं रहते, दोस्तों की खामोशी ज़रूर याद रहती है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।